पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई तरह की बातें और सुराग भी सामने आते जा रहे हैं। हालांकि मूसेवाला के कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन पंजाब में छिड़े इस गैंग वॉर के पीछे खालिस्तान आंदोलन को जिंदा करने की साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। क्या है मूसेवाला हत्याकांड का खालिस्तान कनेक्शन? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिर्फ 40 सेकंड, 32 गोलियां। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और एक खौफनाक हत्याकांड। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गूंज देश से लेकर विदेश तक सुनाई दे रही है। ये हत्याकांड पंजाब पुलिस ही नहीं, पंजाब सरकार के लिए भी बड़ा सरदर्द बन चुका है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, इंटरनेशनल साजिश का एक खतरनाक चक्रव्यूह भी सामने आता जा रहा है। और इसके केंद्र में जो चेहरा उभर रहा है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस क्या चीज है, इन तस्वीरों से इसका अंदाजा हो जाता है। ये वो बख्तरबंद गाड़ी है जो गोलियों और बारूद से बेअसर होती है, और ऐसी मजबूत सुरक्षा वाली गाड़ी में आज लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में लॉरेंस से सवाल हुआ तो वो खामोश रह गया। दरअसल कनाडा में बैठे जिस गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम गुर्गा है। लेकिन कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की चुप्पी जांच एजेंसियों को इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि उसकी इस चुप्पी से जुड़े हो सकते हैं खालिस्तान मूवमेंट के तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। मूसेवाला की हत्या के समय वो तिहाड़ जेल में बंद था। आपको बता दें, हत्या के कुछ घंटों बाद उसका एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी ली। इतना ही नहीं, उसके थोड़ी देर बाद उसके साथ ही गोल्डी बराड़ का भी एक पोस्ट सामने आया, उसने भी मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। जाहिर है मूसेवाला की हत्या के राज कई परतों में बंद हैं और उन्हें खोलने पर साजिश बेनकाब होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट एक बार फिर से सर उठा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है जिसके तार कई देशों से जुड़े हैं। मूसेवाला हत्याकांड को भी उसने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अंजाम दिया और कनाडा खालिस्तान समर्थकों का एक बड़ा अड्डा माना जाता है। यही वजह है कि लॉरेंस के खालिस्तान समर्थकों से कनेक्शन की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। लॉरेंस खालिस्तान का कितना हार्डकोर समर्थक है, इस बात की ये तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं, जब उसे अदालत में पेश किया जा रहा था। चौतरफा पुलिस के बीच भी लॉरेंस खालिस्तान समर्थकों वाली टी-शर्ट पहनकर पेशी के लिए आया था। अगर आप RCMP के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के रिकॉर्ड्स देखें, उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनका जो पिछले दिनों उन्होंने जो डिस्क्लोजर्स किए, उसमें यह भी आ रहा है कि वहां पे सबसे ज्यादा जो सक्रिय गैंग है, नोटोरियस गैंग है, वो तो चाइनीज गैंग है। और पंजाबियों का हमारा जो वहां गए हैं, जो बच्चे वहां जाके गुमराह हो गए, जो कि उस रास्ते पे चले गए, उनका ऑर्गेनाइज्ड गैंग के बारे में कहते हैं कि दैट इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट नोटोरियस असल में क्राइम गैंग इन कनाडा। अमेरिका में खास करते वेपन्स जो हैं, हर किस्म के वेपन्स दे आर फ्रीली अवेलेबल। तो वो जो वेपन्स है कहीं ना कहीं से घूमते हुए हमारे पंजाब के जो गैंगस्टर्स उनके पास भी आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ कनाडा कनेक्शन ही नहीं है, उसके पैर कई देशों तक फैले हुए हैं। उसके गैंग में 700 शूटर हैं जो विदेश में रहते हैं। वो मैक्सिको, इटली
और थाईलैंड में उगाही किया करते हैं। उसका गैंग ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ है। वो लोग एक्टर और सिंगर से वसूली का काम भी करते हैं। उसका ये नेटवर्क और उसका खालिस्तानी समर्थक होना एक बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की खबरें लगातार आ रही हैं। 5 मई 2022 को हरियाणा के करनाल में 4 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया। 8 मई 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तान के झंडे लटकाए जाने और इसकी दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला सामने आया। 9 मई 2022 को मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर पर ग्रेनेड से हमला हुआ। जाहिर है खालिस्तान समर्थक सक्रिय हैं। सरकार ने 2019 को खालिस्तान समर्थक संगठन द सिक्स फॉर जस्टिस SFJ को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बैन कर दिया था। ये अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में बैठकर चलाया जाता है। कनाडा में ही खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का संगठन भी है, जिसका सरगना हरदीप सिंह निज्जर है। इसी तरह यूके यानी ब्रिटेन में खालिस्तान टाइगर फोर्स है, जिसका सरगना परमजीत पम्मा है। वहीं पाकिस्तान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे कई खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, और ये सब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तान समर्थक आतंकी ग्रुप काम कर रहे हैं, और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से भी हाथ मिला लिए हैं। पिछले कुछ महीनों में हुई रिकवरी से भी ये बात साबित हुई है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी संगठन मिलकर पंजाब में हथियार और कम्युनिकेशन का सामान ड्रोन के जरिए पहुंचाने में कामयाब भी हुए हैं। अगस्त 2019 में अटारी के नजदीक महावा गांव में भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन बरामद हुआ था। खालिस्तान, कश्मीर, इन दो बातों पे लगातार वो हाप करते रहते हैं, और ना तो वो जम्मू कश्मीर में जो लॉलेसनेस है, वहाँ पे मिलिटेंट्स जो काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठने देते हैं, और ना ही हमारे पंजाब में तो बिल्कुल अब शांति है। ऐसी खालिस्तान नाम की कोई बात नहीं है, किसी की डिमांड नहीं है, ना कि कोई इस चीज़ को व्यक्ति कोई मुझे चाहता है। पर हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर हैं, ये नहीं कह सकते, समाज में हर टाइप के लोग होते हैं। अ सेक्शन ऑफ पीपल हियर, कभी कभी बात होती है खालिस्तान की। जानकारों की माने तो कश्मीर में आतंकवाद के जरिए भारत को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान को उसकी नई चाल भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। कश्मीर में सेना ने कई इलाकों को आतंकवाद से मुक्त करा लिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान और आतंकी संगठन खालिस्तान के जरिए भारत को निशाना बना रहे हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादियों को फंडिंग, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने में पाकिस्तान की साजिशें लगातार सामने आ रही हैं। ड्रोन के जरिए लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। करनाल में बब्बर खालसा के पकड़े गए 4 आतंकियों का पाक में बैठे हरविंदर रिंदा से कनेक्शन भी सामने आ चुका है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर उस अलगाववादी खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के नापाक मंसूबों में जुटा है, जिसका कई कुर्बानियों के बाद साल 1984 में खात्मा हो गया था। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा की एक सभा में इंदिरा गांधी ने ये बातें कही थी। अगले ही दिन यानी 31 अक्टूबर को ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने गोलियों से भून दिया। इंदिरा की हत्या के पीछे वो अलगाववाद ही वजह बना, जिसके बीज 70 के दशक में पंजाब में बोए गए थे। एक तरफ जगजीत सिंह चौहान जैसे नेताओं और उनके समर्थकों ने
अलग देश खालिस्तान यानी पवित्र स्थान बनाने की मुहिम को हवा दी। वहीं इसी दौरान साल 1973 में आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन भी पास किया गया। इस रेजोल्यूशन में कई तरह की बातें कही गईं, जिनमें चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना, राज्यों के अधिकार बढ़ाना, राज्यों में केंद्र का दखल कम करना, पंजाब में भूमि सुधार और औद्योगिकरण करना, देश भर में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए कमेटी बनाना, फौज में ज्यादा सिखों की भर्ती और पंजाब के बाहर सिखों के अधिकारों की रक्षा करने जैसी मांगें शामिल थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को देश विरोधी कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन करीब 10 साल बाद 1982 में इस प्रस्ताव की बात एक बार फिर उठी। अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने सिख धर्मगुरु जरनैल सिंह भिंडरवाले के साथ मिलकर आनंदपुर रेजोल्यूशन की बात उठानी शुरू की। धर्म युद्ध मोर्चा बनाकर पूरे पंजाब में जबरदस्त आंदोलन छिड़ा गया। राज्य के बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया और गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जैल सिंह के राष्ट्रपति बनने के 1 महीने बाद ही पंजाब में अकाली दल ने गिरफ्तारी और मोर्चा लगाने का अभियान छेड़ दिया था। इसी दौरान 5 अक्टूबर 1983 को पंजाब में उग्रवादियों ने हिंसा की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और एक बस में सवार 6 हिंदुओं को गोली से उड़ा दिया। अगले दिन 6 अक्टूबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, लेकिन हिंसा की घटनाएं फिर भी थमी नहीं और इनके पीछे से जरनैल सिंह भिंडरवाले का नाम भी सामने आ रहा था। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। 77 के आसपास मुझे याद है कि उस समय संत जरनैल सिंह भिंडरवाले ने भी दमी टकसाल की जो गद्दी है उनको वो मिली थी और उस समय उन्होंने कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाया था कि शराब नहीं पीनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए समाज में, जो कि आने वाले समय में क्या कारण थे मुझको तो पूरा नहीं पता कि वो धीरे धीरे जाकर के कुछ मिलिटेंसी की ओर चला गया। एक तरफ जरनैल सिंह भिंडरवाले को लेकर दिल्ली में असमंजस था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने एक बड़ा कदम उठाया। 15 दिसंबर 1983 को अपने हथियारबंद साथियों के साथ भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। भिंडरवाले और उसके समर्थक अब अलग देश खालिस्तान की बात भी कर रहे थे। पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा का असर देश के दूसरे राज्यों में भी होने लगा था। ऐसी खबरें भी आने लगी थीं कि भिंडरवाले और उसके समर्थक खतरनाक हथियार स्वर्ण मंदिर में भेज रहे थे। बेकाबू होते ऐसे हालात में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किसी फैसले पर पहुंचना ही था और आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया। जर्नलिस्ट भिंडरवाले से मिले थे, उनमें मैं भी था और ये बात है कोई दोपहर की बात है, तो ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो भिंडरवाले ने दी थी और उसके शब्द मुझे याद हैं। उसने कहा था कि मुझे मालूम है कि अब आर्मी आ गई है, लेकिन मेरी यहाँ से लाश ही जाएगी, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 5 जून को शाम 7 बजे स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्रवाई शुरू हुई, जिसका कोडवर्ड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोनों तरफ से रात भर गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह करीब 5 बजे तय किया गया कि अकाल तख्त में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए टैंक लगाने होंगे। इस ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य किताबों और दस्तावेजों की लाइब्रेरी में आग लग गई और अकाल तख्त को भी भारी नुकसान पहुंचा। 6 जून को सुबह से शाम तक स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी चलती रही। आखिरकार देर रात भिंडरवाले की लाश सेना को मिली और 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। लेकिन पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी पंजाब में उग्रवादियों को हथियार दिए और अलग खालिस्तान की मांग करने वालों की मदद की। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 1981 से लेकर 2000 के बीच पंजाब में आतंकवाद के चलते
11,770 लोग मारे गए हैं। 1,748 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए और 8,094 आतंकवादी भी मारे गए हैं। पूरी बात अगर खालिस्तान की हम करने शुरू करें तो शायद ये मिड 80s के आसपास ये चीज पूरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसके बाद वी हैड मिलिटेंसी इन पंजाब, जिसको कि कंट्रोल करते करते करीब पूरा एक दशक लग गया था। उसके बाद से कभी ना कभी जो कुछ स्प्लिंटर एलिमेंट्स हैं, और खासकर जो कुछ मिलिटेंट्स जो विदेश में हैं, और खासकर ISI जो है पाकिस्तान की, जिसने कि बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया था इस चीज़ को, लगातार अभी भी बात करती रहती है, तो वो इस चीज़ को लगातार अभी भी आगे बढ़ाते रहते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ISI। पंजाब में 10 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा रहा और 1996 में विधानसभा चुनाव कराए गए। जाहिर है पंजाब में उग्रवाद की समस्या का पूरी तरह से हल एक दशक बाद हुआ, लेकिन उस एक दशक में पंजाब ने जो खोया उसकी भरपाई कैसे होगी, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए खालिस्तान की आग फिर न भड़के, ये देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।